हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जो इस साल आपका पीटी एग्जाम होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों अब हम इस पेपर को सोल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो, इस 4 सेक्शन में डिवाइड है, ए, बी, सी एंड डी। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को कंप्लीट करते हैं, जिसमें 8 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 इज। देखो 216 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 1 जा, और फिर पूरा गए इसमें 0 और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से 2 5 और 4, फिर 2 से अगेन 27 टाइम, फिर किससे जाएगा? फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, और फिर 3 से 1 टाइम। अब देखो इसमें 2 की कितनी पावर बन रही है? 3 इंटू इसमें 3 की कितनी पावर बन रही है? 3। और आपसे क्या पूछा है? एक्सपोनेंट की पावर का सम बताना है। तो देखो ये एक्सपोनेंट होता है, इनकी पावर का सम क्या है? 3 + 3 कितना आ गया? 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो दे रखा है if two positive integers a and b are expressible in the form of a। देखो आपको a नंबर दे रखा है p q स्क्वायर इस तरह से, और b आपको क्या दे रखा है? p q q इस तरह से। अब आपको p और q का प्राइम नंबर, p और q क्या है? प्राइम नंबर है। अब इसका एचसीएफ बताना है, तो आपको क्या बताना है? एचसीएफ ऑफ a और b, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? P इंटू क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर को Q इंटू क्यू लिख दूंगा, और इसको क्या लिख दूंगा? P इंटू पी इंटू पी और इंटू क्यू, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो एक बार P इसमें आ रहा है, इसमें भी एक बार P आ रहा है, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा P आ रहा है, लेकिन इसमें एक बार भी P नहीं आ रहा। तो इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो इस दोनों में P एक बार आ रहा है, वो बात ठीक है। अब इन दोनों में देखो Q 1 टाइम इसमें भी है, 1 टाइम इसमें भी है। अब एक्स्ट्रा इसमें तो है क्यू, लेकिन इसमें नहीं है। तो देखो इन दोनों में बराबर बराबर क्या है? पी पी और क्यू क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? पी क्यू, ठीक है। अगर इसमें एलसीएम पूछता तो देखो पी क्यू तो करते ही, अब इन गोले के अलावा जो जो संख्या बच जाती है वो इससे इंटू कर दो, मतलब पी स्क्वायर से इंटू और करना और क्यू से इंटू करना होता, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाता, ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम पूछता अगर एग्जामिनर आपसे, तो इसका एलसीएम क्या होता? पी क्यू तो आप लिखते हैं और इंटू और कर देते क्यू इंटू पी स्क्वायर से, क्यू इंटू पी स्क्वायर से, ये इसका वो हो जाता है एलसीएम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर लिख रखा है आपका 1 2 4 5 7, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है 1 2 5 0, ठीक है। अब देखो ये जो नीचे का नंबर है ना, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर कर लो, तो 1 2 5 0, ठीक है। आप ये करोगे ना तो यहाँ पे है ना आपका ऐसा बनेगा 2 × 5 की पावर 4, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। आप देख लेना चाहे चेक करके, ठीक है। 2 × 5 के पावर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? 1 2 4 5 7, ठीक है, और यहाँ पर आपका बना 2 × 5 की पावर 4, इस तरह से बनेगा। अब देखो एक चीज होती है कि जितना इसका पेयर होता है, जैसे ये एक बार पेयर हुआ तो ये एक 0 देगा। अगर ये 2 बार आ रहा है, मतलब 2 × 5 और फिर अगेन 2 × 5, एक पेयर और एक पेयर, 2 पेयर आ रहे हैं तो कितनी 0 आएगी? 2 0। ऐसे 3 पेयर आएंगे तो 3 0, 4 पेयर आएंगे तो 4 0, इस तरह से ये होता है, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या है? 2 तो एक बार है, लेकिन 5 4 टाइम है, ठीक है। 2 एक बार है, 5 4 टाइम है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 2 4 5 7, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब 2 के साथ एक 5 तो लगा दूं, ये तो मैंने एक पेयर लगा दिया, ठीक है। अब इसका क्या कितना बच गया? इसका 5 की पावर 3 बच गया इसके साथ, ठीक है। अब इसके 5 की 3 के साथ इसकी 2 की पावर 3 भी होनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ? 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे इंटू कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे कट जाएंगे ना। अब देखो इसको, देखो ये 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की 3 पेयर बन जाएंगे इसमें, और एक पेयर, 4 पेयर टोटल बन गए, तो कितनी 0 आएगी नीचे? 4 0। तो मैं लिखूंगा 1 2 4 5 7, और ये 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 2 2 4 4 2 8, ये 8 हो गया, और नीचे कितनी 0 आ गई? 1 2 3 4, क्योंकि देखो 4 पेयर, एक ये पेयर और 3 ही है, 3 और 1 4 पेयर, ठीक है। तो अब देखो
अब देखो जो भी आपका आंसर आएगा ना 8 से इसको मल्टीप्लाई करा जो भी करा आपने, तो उसके 4 प्लेसेस के बाद आपकी ये डेसिमल प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो डी आ जाएगा, 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो भी होगा आंसर, मतलब जो भी 8 से इंटू करने के बाद 4 डिजिट के बाद वो प्लेस हो जाएगी डेसिमल, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो आपको दे रखा है x² प्लस 99x प्लस 127। अब देखो इसने जीरोस की वैल्यू तो नहीं पूछी, उसका नेचर पूछा है कि वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी कैसा होगा, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करने मत बैठ जाना कि इसका फैक्टर लोगे फिर करोगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो देखो आप सिंपली क्या करोगे, इसके जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या होता है आपके पास, सी अपॉन है, ओके। अब देखो इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 1। देखो x² का कोफिशिएंट क्या होता है a, और y का ये x का कोफिशिएंट क्या होता है b, तो b क्या है 99 और c क्या है इसमें आपका 127। तो ये वाली वैल्यू तो मैंने लिख ली, ठीक है। अब माइनस बी अपॉन है तो मैं माइनस लगाऊंगा और b की वैल्यू 99 और a की वैल्यू तो 1 है, चल लगाओ चाहे मत लगाओ नीचे, ये माइनस 99 आ गया। और ये क्या आएगा अल्फा बीटा c अपॉन a, यानी कि 127 अपॉन 1 मतलब 127, ठीक है। अब देखो अल्फा बीटा की 127 में थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ इसको वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 127, वो सी अपॉन ए करके आया। अब देखो ये अगर मैं इसके 4 केस मानता हूँ कि अल्फा पॉजिटिव है बीटा भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अगर अल्फा पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आपका क्या आएगा, अगर प्लस वाला बड़ा है नेगेटिव वाला छोटा है तो फिर प्लस आएगा। अगर नेगेटिव वाला बड़ा है और पॉजिटिव वाला छोटा है, ठीक है, तो नेगेटिव में आएगा। और दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव में तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये मैंने 4 केस कर लिए इसके। अब सुनो, अगर ये प्लस में अल्फा बीटा भी प्लस में तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस में, तो ये वाला केस तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये तो कट गया। दूसरी देखो 1 लगा लेता हूँ, ये 2 लगा लेता हूँ, 3 लगा लेता हूँ। देखो ये आपको मैं धीरे सिखा रहा हूँ, लेकिन एक बार आपको आ गया ना तो तुरंत करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो दूसरा, ये प्लस में लिए ये माइनस में लिया, तो आंसर क्या, ये अगर प्लस का बड़ा होगा तो ये आंसर में प्लस देगा, तो ये वाला केस भी नहीं होगा आपका, काट दो इसको। तीसरा वाला देखो, अगर अल्फा नेगेटिव में बड़ा है और बीटा पॉजिटिव में छोटा है तो आंसर में नेगेटिव आएगा, हाँ ये हो सकता है। और ये नीचे वाला नेगेटिव नेगेटिव अगर दोनों तो नेगेटिव में आंसर आएगा, ये भी हो सकता है। तो इसके 2 केस ले लेते हैं। अब इसका देखो, अगर ये दोनों पॉजिटिव में हुए तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आपकी बात, ये नेगेटिव में प्लस में है तो आंसर नेगेटिव में, अगर ये नेगेटिव में तो ये आंसर पॉजिटिव में, ठीक है। अब देखो इसका ऊपर वाला केस क्या था, प्लस प्लस वाला, ये तो कट गया था, तो इसके लिए भी वैलिड है, क्योंकि अगर ये अल्फा प्लस ले ली बीटा प्लस ले ली तो ये प्लस में है, तो ये भी प्लस में होना चाहिए। लेकिन ये वाला तो कट चुका है ना तुम्हारा, क्योंकि वो ऊपर कट चुका है ऑलरेडी, तो इसको लेना ही नहीं है तुमको, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, ये प्लस में ये माइनस में है, तो आंसर किस में आया, माइनस में, ठीक है। लेकिन ये तो कटा पड़ा है तुम्हारा यहाँ से, ठीक है, तो ये भी आपका कट गया, ठीक है। तीसरा वाला देखो, ये नेगेटिव में प्लस में, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, लेकिन आंसर तो पॉजिटिव में आ रहा है भाई, ये भी काट दो। अब देखो केस यही वाला बचा है ओनली, क्योंकि इसका थर्ड वाला केस भी कट गया, यानी कि ये वाला भी कट गया इसका, ठीक है। आखिरी वाला केस है, अगर ये नेगेटिव में ये भी नेगेटिव में, तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। और इसमें भी देखो ये नेगेटिव में तो आंसर भी नेगेटिव में, तो यानी कि बोथ क्या होने चाहिए, बोथ नेगेटिव, ठीक है, बोथ नेगेटिव होने चाहिए इसके जीरोस, ओके, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा, ठीक है। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, देखो आपको दे रखा है 2x², ये इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 3kx और प्लस का 4, ये लिख रखा है। अब देखो सम ऑफ द जीरोस दे रखा है आपको, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 6 के बराबर दे रखी है, और k हमसे फाइंड आउट करवा रहे हैं। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और इक्वल्स टू में 6। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, b की वैल्यू कितनी है आपकी -3k, ठीक है, ध्यान से पुट करना माइनस के साथ, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पुट कर लो। देखो माइनस b की वैल्यू कितनी है -3k, तो ये -3k पुट कर लिया,
और a की वैल्यू कितनी है 2 रख दिया मैंने और यहाँ 6 रख दिया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 के बराबर कितना आ गया, अभी 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 12, तो के बराबर क्या हो जाएगा 12 और ये 3 मल्टीप्लाई में नीचे चल जाएगा, तो 3 4 12, तो आंसर क्या आ जाएगा के की वैल्यू 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, तो इसमें आपको दे रखा है अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 33। ओके, अल्फा बीटा क्या होता है आपका c/a इक्वल्स टू 33। अब मैंने इक्वेशन नहीं लिखी यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ a क्या है यहाँ पर a ही है, ठीक है, b क्या है -6 और c कितना है आपके पास 11। अब यहाँ पे कई बच्चे 6x पुट कर देते हैं, भाई b तो तुम्हारा x का कोफिशिएंट है ना, तो 6 लिखोगे ना -6। ओके, अब c की वैल्यू कितनी है 11 रख दो, a यहाँ रख दो, 33 रख दो, a को यहाँ पे रख दो, ये यहाँ पे चल जाएगा ये और 33 यहाँ आ जाएगा, तो 11/33 इक्वल्स टू a। 11 1 11, 11 जीरो 33, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा c। ओके, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका c आ जाएगा 1/3। अब देखते हैं आगे दोस्तों, तो देखो नेक्स्ट है आपका, थोड़ा नीचे चलते हैं, देखिए तो आपका क्वेश्चन है 7th, तो k की वैल्यू निकालनी है, आपको इक्वेशन दे रखी है 3x - y + 8 = 0 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको 6x, ठीक है, 6x - ky और +16 = 0, ये दो इक्वेशन दे रखी है। अभी दोनों कैसे करती, कोइंसिडेंस लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक दूसरे पर रहती है लाइन। ठीक है, तो उसका केस क्या रहता है a1/a2 b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2, ये वाला केस रहता है, ये ध्यान होने चाहिए। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू होता तो वो एक सॉल्यूशन देता, वन सॉल्यूशन, अगर यहाँ पे होता तो कोई सॉल्यूशन है। अब ये तीनों बराबर है तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू क्या है, ये 3 है, देखो ये a1 की वैल्यू होती है, ये -1 इधर क्या हो जाएगी b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी, यहाँ लिख लेना आप a1 a2 b1 b2 c1 c2, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -k, c2 की वैल्यू 16। अब यहाँ पुट कर लो, a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू 6, ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है -1 और b2 की वैल्यू कितनी है -k, ठीक है, इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की वैल्यू कितनी है 16। देखो इसको कैंसिल करोगे तो 1/2, इसको भी कैंसिल करोगे 1/2, तो 1/2 को माइनस का, ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/k से कंपेयर कर दो, k की वैल्यू निकल जाएगी, इसको क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, k इधर चल जाएगा 2 इधर चल जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका c आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y = 6 x = 6 एंड y = 0। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये मैं कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, ये ओरिजिन हो जाएगा इसका, 0 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके। ठीक है, अब सबसे पहले देखो y, ये x = 6, तो यहाँ पर होगा कहीं x = 6। ठीक है, यहाँ पे सीधी सीधी लाइन कर दो आप, ये मैंने सीधी सीधी लाइन की थी x = 6 की, उसके बाद दे रखा y = 0, y = 0, ये वाली लाइन हो जाएगी सीधी सीधी x एक्सिस, मतलब ठीक है, ये y एक्सिस होती है आपकी, और फिर है y = x, y = x, देखो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है, यानी कि जितना मैं यहाँ से बढ़ूंगा उतना यहाँ से बढ़ूंगा, जितना यहाँ से बढ़ूंगा फिर उतना यहाँ से बढ़ूंगा, फिर इतना जितना जितना, ठीक है, तो सीधी सीधी लाइन आ जाएगी ऐसे। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पर जितना 6 चला तो यहाँ पर भी तुमको 6 चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 6 आएगा तुम्हारा। अब देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 6, और ये वाली कितनी है आपके पास 6। अब ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको, तो हाफ इंटू, और ये 90 डिग्री होता ही है, बेस इंटू बेस कितना है 6 है, और परपेंडिकुलर कितना है 6 है। अब देखो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो आंसर क्या आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर तो लगता ही है आपको पता है एरिया में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सेक्शन ये कंप्लीट हो गया है, 8 क्वेश्चन हमने कर लिया है एमसीक्यू के। ठीक है, अब हम सेक्शन बी को करते हैं। ठीक है, इसमें आपका अगर कोई डाउट रह गए हो 8 क्वेश्चन में एमसीक्यू कोई नहीं आया तो हमें कमेंट में टाइप कर देना, उसका सॉल्यूशन हम आपको दोबारा से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सेक्शन बी को देखो,
देखो चेक वेदर ये दे रखा है आपको x माइनस 3 और यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस 1 और यहाँ पे इक्वल्स टू में लिख रखा है x और x प्लस 5, ठीक है, इस तरह से। अब आपको ये देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं है, तो सबसे पहले इसको इससे इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो कितना हुआ x, देखो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 3 2 जा 6 और x, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3, फिर इक्वल्स टू में x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को 5 से करेंगे और प्लस यहाँ पे लगा देंगे 5x, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो इन सभी को यहाँ पर ले जाओ इस साइड लेफ्ट साइड, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x और इक्वल्स टू में क्या बचा 0, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ लिया है। अब देखो 2x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा और यहाँ पर x है, यहाँ पे माइनस 6x है तो और यहाँ पे देखो माइनस का 5x है, तो देखो माइनस का 5x माइनस का 6x माइनस का 11 और प्लस का 1, तो कितना हुआ माइनस का 10x, ओके, ठीक है, ये हो गया और आपका बचा -3, बस ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, ठीक है, तो कहते हैं ना यस, ठीक है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने चेक कर लिया इसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है 0 का, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो देखो सम आपको लिखना होता है तो ऐसे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा और उसकी वैल्यू देखो सम की क्या ले रखी शुरुआत में -1/2, ये लिख दूंगा मैं, ओके। और दूसरा आपको दे रखा है प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको -3, ठीक है। अब इसको आपको राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बनाना है, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x आएगा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, इस तरह से होता है। अब x स्क्वायर रखूंगा यहाँ पे मैं माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखूंगा -1/2, ये 1/2 और ये x और यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या रखूंगा -3 और इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर x इंटू 1 मतलब x ही लिख दूँ इसको मैं, x इंटू 1 मतलब x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ 3 इक्वल्स 0। अब देखो यहाँ पे 1 1 लगा लो नीचे, अब 1 2 1 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो 2 से x इंटू हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है तो डायरेक्ट x लिख दूंगा, लेकिन पहले प्लस है तो पहले प्लस लगाना पड़ेगा और फिर x का x लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है माइनस लगा दिया, यहाँ 1 है 2 है तो 2 को डायरेक्ट 3 से इंटू कर दो, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। अब 2 को इससे इंटू कर दो तो 0 हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये तुम्हारी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हो गया आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। देखो क्वेश्चन है x, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ से आप क्वेश्चन देख लेना, मैं यहाँ से a1 लिख रहा हूँ, a1 कितना है यहाँ पे 1 है, मतलब x का कोफिशिएंट 1 है ना, यहाँ पर कुछ यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और b1 कितना है इसमें, या फिर ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सही रहेगा। देखो b1 कितना है इसका, देखो 2 है और c1 कितना है इसका -8 है, ठीक है। इसका a2 देखो कितना है, a2 इसका 2, देखो इस वाली को देख रहे हैं आप, b2 कितना है इसका 4 है और c2 कितना है इसका। अब देखो 18 इधर इक्वल में दे रखा है ना, पहले इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 18 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख दूंगा 2x प्लस 4y माइनस का 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस c2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 18, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब देखो कैसे करेंगे, अब तुमको पता है, देखो मैं a1/a2 करता हूँ, b1/b2 करता हूँ और c1/c2 करता हूँ, ठीक है। a1/a2 मतलब 1/2, यहाँ पे 2/4 और यहाँ पे माइनस माइनस तो कट जाएंगे, तो 8 क्या रखूँगा 8 चलो रख दो -8 और माइनस का 18। अब देखो ये 1/2 इसको भी काटोगे तो 1/2, ये दोनों तो इक्वल हो रहे हैं, ये दोनों तो इक्वल हो रहे हैं, लेकिन देखो ये माइनस माइनस कट गया, तो 8 से अगर इसको 18 को काट सकते हो क्या, ये इसकी इक्वल नहीं है, 1/2 थोड़ी आएगा, 8 2 जो 16 होते हैं, लेकिन ये तो 18 है, 1/2 तो ये वैसे भी नहीं आएगा, तो ये नॉट इक्वल्स टू है। तो ये वाली कंडीशन कौन सी होती है आपकी, ये वाली कंडीशन होती है जिसमें नो सॉल्यूशन मिलता है, तो यहाँ लिख देंगे नो सॉल्यूशन,
क्योंकि अगर यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू होता तब वन सॉल्यूशन मिल जाता, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप कह देना इसमें नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, सबसे पहले देखो 6 की पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर n, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इसके प्राइम फैक्टर्स है ना, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 2 और 5 तो है नहीं, और आपको पता है जब 2 और 5 एक पेयर में आते हैं तो वो जो डिजिट होती है वो किससे एंड होती है, 0 से, वो डिजिट 0 से एंड होती है। यानी कि ये वाला जो नंबर है 6 की पावर n वो तो कैन नॉट एंड विथ 0, क्यों, क्योंकि इसमें ये पेयर नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लिख देना लाइन में। ठीक है, यहाँ पे लिख देना बिकॉज in this situation there is no pair of 2 and 5। ठीक है, सो यहां पे लिखना सो द डिजिट कैन नॉट एंड विथ 0। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से डिजिट एंड नहीं होगी। और वैसे भी आप देखो ना 6 की पावर n की जगह 1 रखोगे तो 6 आएगा, 6 की पावर n की जगह 2 रखो तो 36 आएगा, 6 की पावर n की जगह 3 रखोगे तो 216 आएगा। देखो एंड डिजिट 666 आ रही है हमेशा, एंड डिजिट 0 से एंड ही नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो दोस्तों हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया, अब हम सेक्शन सी की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी अपन करते हैं, और अगर आपको सेक्शन बी में कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप कर देना। ठीक है, अब देखो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो मीना जाती है बैंक में और 2000 रुपये निकलवाती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। और वो कहती है कि उसे 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। ठीक है, मीना को 25 नोट्स, मीना को 25 नोट्स देती है वो कैशियर। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ₹50 and 100 शी रिसीव्ड। तो आपको बताना है कि उसके पास कितने 50 के नोट है और कितने 100 रुपए के नोट हैं। तो सबसे पहले हमने यही माना कि उसके पास 50 रुपए के जो नोट्स है ना, आप लिख लेना लैंग्वेज में। ठीक है, नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, तो यहाँ मैंने एक्स मान लिया, और नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ की जो माना ये मैंने मान लिया वाई, मतलब संख्या में माना है एक्स और वाई। ठीक है, अब सुनो, देखो अगर मेरे पास एक 50 रुपए का नोट है तो मैं 1 इंटू 50 लिखूंगा, इसको वैल्यू 50 होगी। अगर 2 नोट है मेरे को तो 50 और 50 100 हो जाएंगे, तो 50 इंटू 2 कर दूंगा, 100 हो जाएंगे। ऐसे 3 नोट है तो 3 को 50 से इंटू करना पड़ेगा, 150 आ जाएगा। ऐसे ही देखो मेरे पास अगर एक्स नोट है 50 रुपए के तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ एक्स नोट्स ऑफ 50, एक्स नोट्स ऑफ ₹50। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 इंटू एक्स, मतलब 50x। ऐसे ही तुम्हारी y की अगर लिखोगे तो 100, ये 100 की अगर लिखोगे तो वो कितनी आ जाएगी 100y। ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। अब देखो ये वैल्यू है 50 नोट्स की और ये 100 रुपये नोट्स की, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, और इनकी टोटल वैल्यू आपको दे रखी 2000, क्योंकि उसने टोटल 2000 रुपये निकलवाए ना। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन देखो, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है। देखो एक्स नोट्स इसने 50 के, वाई नोट्स 100 रुपये के, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितने नोट है 25 नोट्स। ठीक है, अब इसको आप मिटा दो चाहे तो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये नोट्स आ गए आपके पास। अब देखो इसको डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो अगर आपको एलिमिनेशन से करना है। ठीक है, अब तो ये क्या आ जाएगा 50x प्लस 100y और यहाँ पे 2000। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा अंदर 50x और ये 50y, और यहाँ पे 25 को 50 से इंटू कर दो तो 25 जब 125 और ये 0 1250। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया, 0 हो जाएगा। 100 मीन्स 50 है 50y, और यहाँ पे ये कर दो 750 आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट है माइनस। ठीक है, तो y बराबर आ गया 750 अपॉन 50, ये मल्टीप्लाई में नीचे चल जाएगा 0 से 0। अब इसको काट दो, 5 1 जा 5
2 बचेगा, 5 5 जा 25। तो y तो कितने है, मतलब तुम्हारे y क्या माना था तुमने, 100 रुपये के नोट। तो 100 रुपये की नोट्स की संख्या तो आपके पास ये आ गई 15, ठीक है। और x भी निकाल लो, आपके पास इक्वेशन थी ना x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, y की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 15 इक्वल्स टू 25। तो x बराबर कितना आ गया 25 माइनस 15, तो ये कितना आ गया आपके पास 10, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास 10 आई, y की वैल्यू आपके पास 15 आई, ठीक है। तो ये तो किसके संख्या थी, आपने शुरू में माना था 50 रुपये की नोट, ये तो रुपये 50 के नोट्स है, ठीक है। और ये किसके नोट्स हैं, 100 रुपये के नोट्स, ये 100 रुपये के नोट्स हैं और ये 50 रुपये के नोट्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो, ए टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर while 1/4 mark is deducted for every wrong answer. A student knew answer to some of the questions, rest of the question he attempted by guessing. He answered 120 questions and get 90 marks. ठीक है, देखो सबसे पहले देखो उसने करेक्ट, देखो एग्जाम में बैठा उसने करेक्ट, उसके क्वेश्चन टोटल 120 क्वेश्चन आए, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चन है। देखो एक एग्जाम में बैठा और 120 क्वेश्चन है, उसमें से उसने करेक्ट जो क्वेश्चन करे ना, पता नहीं कितने करे, और वो इनकरेक्ट है वो भी हमको पता नहीं कितने करे उसने। तो मैं मान लेता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे x नंबर करेक्ट करे होंगे उसने और y नंबर उसने इनकरेक्ट करे होंगे, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन पे उसको 1 नंबर मिलता है, ठीक है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर, ठीक है। ऐसे उसने x क्वेश्चन करेंगे होंगे तो 1, x देखो एक क्वेश्चन को करा तो 1, अगर x क्वेश्चन को करा तो कितने हो जाएंगे, x इंटू 1 मतलब x, जैसे वही मैंने तुमको पिछली बार इसका बताया था कि एक 50 का नोट है 50 इंटू 1, 2 है तो 50 इंटू 2, 3 है तो 50 इंटू 3 और x है तो 50 इंटू x। ऐसे ही x करेक्ट क्वेश्चन करा और एक में 1 नंबर मिला तो x इंटू 1 करोगे तो x आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके करेक्ट क्वेश्चन के, जो ये है ना कितने क्वेश्चन करे और कितने नंबर मिले, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट। इसमें आप लिख देना, लैंग्वेज बना लो अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें लिख देना टोटल नंबर ऑफ करेक्ट, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके x नंबर मिले इसको, और इनकरेक्ट करने पर 1/4 डिडक्ट हो जाता है, 1/4। तो मैं माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि डिडक्ट हो रहा है ना, वो नंबर थोड़ी मिलेंगे आपको, वो तो रिड्यूस हो जाएंगे। तो मैं y को 1/4 से इंटू करूँगा तो माइनस का y/4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर है टोटल नंबर उसके आ रहे हैं 90, तो इसी से तो आ रहे हैं, तो मैं करूँगा x माइनस y/4, मतलब उसके करेक्ट इतने नंबर आ गए उसके करेक्ट करने पर, और इतने नंबर कटेंगे भी तो सही, माइनस लगाएंगे, और टोटल कितने नंबर बनेंगे फिर उसके 90, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन कितने करे उसने, x तो करेक्ट करे और y इनकरेक्ट करे, तो x प्लस y टोटल कितने क्वेश्चन है 120। तो ये 2 इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। अब देखो इनको सोल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखो यहाँ 1 लगा लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, 4 आएगा, 1 इंटू 4 है, यहाँ पे 4 है तो 4 डायरेक्ट ऊपर मल्टीपल जाएगा 4x, और ये माइनस का y और इक्वल्स टू 90, ये मैंने लिख दिया 90। अब ये इससे इंटू हो जाएगा तो 4x माइनस y, और 9 4 जो 36, 360। एक तो इक्वेशन आपकी ये बन गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ये है ही आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 120, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इन दोनों को, ये मैं मिटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है। अब देखते हैं, तो पहली इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 360, दूसरी आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 120। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, माइनस का y है प्लस का y, और ये 5x हो जाएगा, और ये कितना है 120, ठीक है। तो ये 0 8 और ये कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या आ जाएगा 480, 5 डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 9 जा 45 और 3 5 6 जा
तो x की वैल्यू तो 96 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 96। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y की इसमें पुट कर दो, तो 96 यहाँ कर देना इक्वेशन 1 से, ठीक है। लिख लेना आप y बराबर 120, तो y बराबर क्या आ जाएगा 120, ये माइनस 96 कर देना, तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 और 20 24, y की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो इसमें आप नीचे अपना आंसर लिख देना, टोटल जो भी इसमें करेक्ट, क्या बताना आपको, करेक्ट और इनकरेक्ट वाले, ठीक है। तो उसने जो करेक्ट क्वेश्चन करे ना, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गैस, करेक्ट वाले करे, लिख देना करेक्ट, करेक्ट वाले उसने करे 96 और इनकरेक्ट वाले करे उसने 24। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इट इज कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रेवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड, ठीक है, ये पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी की तरह क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है फॉर सिटी बी, देखो ये टेबल दे रखी है, फॉर सिटी बी इफ अ पर्सन ट्रेवल 30 किलोमीटर व्हाट अमाउंट ही हैव टू पे। तो देखो बी के लिए पूछ रहा है, तो इसमें ए तो कुछ काम का ही नहीं है हमारा, इसको तो काट दो, ये तो कंफ्यूजिंग करने के लिए दे रखा है। तो सिटी बी के लिए है ना, देखो डिस्टेंस ट्रेवल पर देखो दो कॉस्ट होती है, एक तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये बार बार आ चुके हैं पेपर में, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ये पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फिक्स होती है, इसको मैंने मान लिया x, इसको मान लिया y, तो x तो तुम्हारा फिक्स है ही, तो x लिख देंगे पहले में, और वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर के हिसाब से तो 8 इंटू वाई हो जाएगी, 8 इंटू वाई, और टोटल कितना अमाउंट बन रहा है इसका 91 लिख देंगे। दूसरी इक्वेशन बनेगी x और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 14y, ठीक है, और ये 145 के बराबर, ठीक है। अभी दो इक्वेशन है, इसमें से माइनस कर दो, ये तो कट जाएगा, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है। अब 8 में से माइनस का 14 गया तो कितना बचा, माइनस का 6y, ठीक है, माइनस का 6y इक्वल्स टू लगाएंगे। अब 145 में से आप 91 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 4 और ये कितना बचेगा आपके पास 5 बचेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये माइनस का 54 आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, माइनस का 145, माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर क्या आ जाएगा 54/6, तो 6 से काट लो, 6 9 जा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9 आ गई। अब x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर लेते हैं x प्लस 8 और इनटू में y की वैल्यू 9 है और इक्वल्स टू 91, तो x प्लस 9 8 जो 72 और ये 91, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 91 माइनस 72, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा x बराबर आपका 8 और 80 90 18 19 19 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 19 आ जाएगा और y बराबर कितना आएगा आपके पास 9। अब देखो फाइनल जो आपसे पूछ रहा है वो देख लेते हैं। देखो फाइनल आपसे पूछ रहा है 30 किलोमीटर के लिए निकालिए, फॉर 30 किलोमीटर, तो x लिखूंगा और यहाँ पे मैं 30 किलोमीटर ना 30y लिख दूंगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तुमको पता है 19 और 30, और y की वैल्यू पता है तुमको ये 9, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल दो, ये 19 और ये 270, तो ये कितना आ जाएगा 270 80 289, इतने रुपए कॉस्ट लगे उसके, टोटल ये अमाउंट होगा, इतना पे करना पड़ेगा 289 उसको, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास टू एनहेंस, देखो ये दे रखा है आपको, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। टू एनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट, ठीक है, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, section A, section B of grade 10. There are 32 student. सेक्शन ए में कितने हैं आपके 32 स्टूडेंट्स और सेक्शन बी में कितने हैं आपके 36 स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी। देखो अगर मेरे को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन सेक्शन में, अगर मैं इसका एचसीएफ लेता हूँ तो बुक कम पड़ जाएगी ना, क्योंकि बुक तो एचसीएफ क्या होता है इन दोनों में थोड़ा सा मतलब कॉमन फैक्टर है, ठीक है, इन दोनों का कॉमन, तो बुक उतनी थोड़ी लेंगे हम, कम थोड़ी लेंगे, बच्चे तो ज़्यादा है ना, तो उस हिसाब से हमको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो हम इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम हमेशा ज़्यादा आता है, ठीक है, एचसीएफ से, और बुक भी हमको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन दोनों में, तो 32 और 36 का हम क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे। तो 32 का एलसीएम क्या आएगा
पहले इसको कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चाहे तो आप एक साथ भी ले सकते हो, मैं अलग अलग दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 2 से करा तो 16, फिर 2 से करेंगे ये आपका 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। फिर इसका देखो 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, ठीक है। 2 से करा ये 9 टाइम और ये 3 ये, ठीक है। और ये आपका 2 9 3 3 जा 9 और ये 3 से 1, ठीक है। तो इसके क्या आ गए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 तो आप लिख दो, ये तो तुम्हारा SCF है, लेकिन एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है एक्स्ट्रा में, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 मतलब 8, और यहाँ पे कितनी 3 3 जा 9, ठीक है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। 9 8 जा 72 और ये 2 2 जा 4। अब ये आप कर लो, 7 चौक 28, 280 और 8 288, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, इसका आंसर आ जाएगा 288, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे ये सेक्शन कंप्लीट हुआ है दोस्तों। अब हम सेक्शन डी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन सी में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया कमेंट में टाइप कर देना, हम उसको सॉल्यूशन आपको दोबारा दे देंगे, ठीक है। अब देखा हम सेक्शन डी पर आते हैं, ठीक है। तो सेक्शन डी पर क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या क्या क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 5 ईयर अगो, ठीक है। 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस। देखो नूरी और सोनू, यहाँ नूरी बना लेते हैं हम और यहाँ पे सोनू बना लेते हैं, ठीक है। ये नूरी ये सोनू। तो देखो 5 ईयर, पहले तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज मान लो, क्या मान लो प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज x मान लो, इसकी y मान लो। अब ये क्या कह रहा है 5 ईयर अगो, तो यहाँ लिख देंगे 5 ईयर अगो। अगो मतलब पहले, तो मैं x माइनस 5 करूँगा, इसमें भी y माइनस 5 करूँगा। लेकिन ये 5 ईयर अगो कितना मल्टीप्लाई हो जाता है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाते थ्राइस, 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। ये तो ऐसे लिख दूंगा मैं इसको। फिर ये क्या कह रहा है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद। 10 साल बाद ये हो जाएगा x का x प्लस 10 और ये क्या हो जाएगा y प्लस 10, और ये कितना गुना हो जाती है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस क्या हो जाता है ट्वाइस, देखो ना वर्ड का ध्यान रखना, यहाँ पे ट्वाइस है और यहाँ पे थ्राइस है, जब भी थ्राइस करा और यहाँ पे ट्वाइस करा, ठीक है। अभी 2 इक्वेशन आप बना लो और फिर x और y की वैल्यू निकाल देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे 3y माइनस 15, मैंने अंदर इंटू कर दिया। फिर ये x, ये 3y को यहाँ ले आओ, माइनस का 3y, ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 15 इधर ले आओ प्लस 15। यहाँ से तो सब कुछ लिया है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा x माइनस 3y और यहाँ पे प्लस का 15 में से माइनस का 5 गया तो कितना बचा प्लस का 10, क्योंकि प्लस का बड़ा है, इक्वल्स 0। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन बना लो इसकी, तो ये बनेगी x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y और प्लस 20, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, x प्लस 10 इधर ले आओ 2y और ये भी 20 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा दोनों प्लस के, तो इक्वल्स 0। तो ये क्या बनेगा x माइनस 2y और ये देखो माइनस का 20 बड़ा है ना प्लस का 10 से, तो माइनस का 10 बचेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब 2 इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व करना है, बाकी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको पता ही है बाकी क्या क्या चीज़ है, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, इन दोनों को सोल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन से रख लेते हैं। तो x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और दूसरी क्या है आपके पास x माइनस 2y और माइनस का 10, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनको है ना माइनस कर दूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा माइनस, ठीक है। तो ये देखो माइनस करें, यहाँ प्लस, ये x प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। साइन बदल जाते हैं, ये तो कट गया, ये प्लस का है माइनस x है तो कट गया, ये माइनस का 3y और ये प्लस का 2y, कितना बचा, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस में साइन बदलते हैं, प्लस में नहीं बदलते, ठीक है, ध्यान रखना। माइनस कर रहा हूँ तो सब तब यहाँ का साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो यह x है तो ये माइनस x कट जाएंगे, ये माइनस का 3y, अब ये माइनस का नहीं है, देखो प्लस का 2y है, तो माइनस का 3y प्लस का 2y गए तो कितना बचा, माइनस का y, इतना ही बचेगा। माइनस का 3y में से प्लस का 2y गए तो माइनस का y बचेगा ना, ठीक है। अब प्लस का 10 है, प्लस का 10 है, ये कितना आ जाएगा प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। अब माइनस y लिखूंगा और ये प्लस का 20 इधर जाएगा तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। y की वैल्यू तो आ गई आपके पास, अब x की वैल्यू निकाल लो आप।
ठीक है, निकाल लेते हैं हम x की वैल्यू। तो x की वैल्यू ये वाली इक्वेशन से ले लेते हैं, ठीक है। x रखूँगा -2, यहाँ पे y की वैल्यू 20 -10 इक्वल्स 0। अब ये x ये 40 -10 इक्वल्स 0। x बराबर कितना आ गया, ये 50 होगा, माइनस का इधर ले जाएंगे तो 50 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। x 50 आ गया, ठीक है। अब आपने शुरू में क्या माना था, नूरी को x माना था, तो नूरी से एज लिख देना, प्रेजेंट एज, नूरी से प्रेजेंट एज पूरा लिख देना, ये लिख देना 50 ईयर्स। और आपकी सोनू है, सोनू से प्रेजेंट एज लिख देना यहाँ पे 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये आंसर है, नूरी के 50 ईयर्स और सोनू की 20 ईयर्स, ठीक है, प्रेजेंट एज। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो आपको दे रखा है 2x² - 5x + 7। अब देखो इसमें a कितना है, 2 है, b कितना है इसमें -5 है, c कितना है इसमें 7 है, ठीक है। अब देखो इसमें फाइंड क्या करना है आपको, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ये करना है। सबसे पहले बात, अल्फा इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/α प्लस बीटा इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, 1/β। इसका एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा × 1 बीटा प्लस ये बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचा, अल्फा × 1 अल्फा। तो ऊपर क्या बना है, अल्फा प्लस बीटा, नीचे क्या बना है, अल्फा बीटा। अब तुमको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। ये तुमको पता ही है कि प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो मैं यहाँ रख दूंगा अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा की जगह -b/a, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख दूंगा, अल्फा बीटा की जगह c/a, ठीक है। अब -b/a की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो मैं रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, रखते हैं हम इसको, ठीक है। माइनस तो ऑलरेडी है, लेकिन b में भी ऑलरेडी ये माइनस है, -5। a की वैल्यू कितनी है, 2, रख दो। नीचे अपॉन में c की वैल्यू 7, ठीक है, रख दो। और a की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है, रख दो, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 बचा, नीचे 2 और यहाँ पे 7/2। जब भी देखो ये ऐसे बने, a/b और ये c/d, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, a/b और ये c/d ना उल्टा हो जाएगा, d/c। सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है, 5/2 लिखूंगा, ये उल्टा हो जाएगा, 2/7 लिख दिया, 2 से 2 गया, आंसर क्या आ गया आपका, 5/7। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5/7, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखो d की बात बताते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये क्या होता है, b² - 4ac, ये होता है जब d की वैल्यू बराबर 0 है। इस केस में आपके इक्वल रूट्स का केस होता है, क्या होता है, इक्वल रूट्स का केस होता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट वाले केस में क्या होता है, d > 0, वो आपको पता होना चाहिए। लेस देन वाले में इमेजिनरी होता है, ठीक है। अब इसको लगा लो आप, तो यहाँ पर देखो आपका a कितना दे रखा है, a लिख लो पहले। तो देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो ये 2 लिख लो। b की वैल्यू कितनी है, k, देखो यहाँ से k दिख रहा होगा। और c की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है, ठीक है। यहाँ पुट कर दो, तो मैं लिख दूंगा b² - 4ac, क्योंकि d का ये वैल्यू होती है, इक्वल्स 0, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, k², ठीक है, -4। a की वैल्यू कितनी है, 2, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3, ठीक है, और इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब देखो ये सोल्व कर लो, k², यहाँ पे 4 2 8, 8 3 24, इक्वल्स टू 0। अभी 24 को इधर ले जाओ, -24 है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, k² बराबर 24। अब एक k² बराबर क्या, ये स्क्वायर हटा लो, तो यहाँ पे ±√24 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस ही होता है हमेशा, आपने जो सीखा है ना, वो प्लस में जब रूट में लगाते हैं, ओनली प्लस वाला साइन ही लेते हैं, वो तब लेते हैं तब जब हमको लेंथ निकालनी हो, और अधिकतर तुमने लेंथ ही निकाली है आज तक, ठीक है। तो इसलिए वो पॉजिटिव ही रख देते हैं, और तुमको लग रहा है कि पॉजिटिव होता है वो, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होता, वो प्लस माइनस दोनों में जाता है, ठीक है। तो k बराबर क्या गया, प्लस माइनस। अब 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 इंटू, इसको लिख लो 6 × 4 लिख लो, 6 × 4, 6 4 = 24। अब k बराबर क्या आ जाएगा, +-4 का रूट क्या होता है, 2, और √6 को अंदर रख दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, +-2√6, ठीक है।
ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है, सैम्पल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस सैम्पल पेपर ने आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।